हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स को पढ़ेंगे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एक टॉपिक आता है मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इस ईयर के लिए कट हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसका वीडियो आएगा। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए, हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, उसमें 3 ही सेक्टर होते हैं। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विस सेक्टर। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्री। और हमें ये बात भी ध्यान में रखना है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ ने डेवलपमेंट को हासिल कर लिया है, उन्होंने किसकी हेल्प से किया है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्प से किया है। सिर्फ सऊदी अरेबिया एक ही कंट्री है जो पेट्रोलियम के दम पर डेवलप हुई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊपर लाके डेवलपमेंट हासिल की है। लेकिन ये सब ने बिलीव किया है कि अगर आपको फास्ट डेवलपमेंट चाहिए तो आपको अपने कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर ही डेवलप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को एकदम जल्दी से ग्रोथ करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए या आपको अपने कंट्री के रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करना है तो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करना है या आपको अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे सीरियस प्रॉब्लम से ओवरकम होना है तो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपनी कंट्री में सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखना है, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहला आता है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। आखिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता था हमारे नेशनल इनकम में? श्योर सी बात है, एग्रीकल्चर करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा पता है आपको? जब 1951 था, यानी कि वही इंडिपेंडेंस के टाइम, तब इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था और सिर्फ 16.6% ही वो कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप होता गया कि 2013 एंड 2014 में इसका कंट्रीब्यूशन 27% हो गया। यानी कि आप देखिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, हमारी इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। हालांकि इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 1951 में इंडस्ट्री से सिर्फ 10.6% लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलता था, लेकिन 2011 और 12 में ये बढ़ के हो गया 24.3%। यानी कि टोटल इतने लोग हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही डिपेंड है। और दिन पे दिन क्या होता जा रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा? और एम्प्लॉयमेंट मिलता जाएगा। अब थर्ड आता है एक्सपोर्ट इनकम। अब देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। अब हमारे में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था हमारे कंट्री में, तो हमारा जो सरप्लस प्रोडक्शन था हम वो कहाँ भेज देते थे? फॉरेन में भेज देते थे, यानी कि एक्सपोर्ट कर देते थे। अब हम एक्सपोर्ट कर देते थे तो बदले में हमें क्या मिलता था? फॉरेन एक्सचेंज मिलता था। और अब हम इस फॉरेन एक्सचेंज को सेव करके रखने लगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी हमारे कंट्री के लोगों को कोई आइटम चाहिए होती थी और वो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम इजीली उसे दूसरी कंट्री से मंगा सकते थे क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 2013 एंड 14 में एक्सपोर्ट इनकम का 2/3 पार्ट तो सिर्फ हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही मिला। फोर्थ है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस करना है तो, क्योंकि देखिए जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी वो लोग क्या करने लगे, सेविंग्स करने लगे। अब उनके पास सेविंग्स है तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कमोडिटी की तो डिमांड करते ही हैं, साथ में लग्जरी आइटम के भी डिमांड करते हैं। और ये आइटम के डिमांड को सेटिस्फाई करने में कौन हेल्प करता है, इंडस्ट्रीज, क्योंकि वही इंडस्ट्रीज ही होते हैं ना जो सामान को बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस हो जाता है। जितना लोग डिमांड करते हैं हम इजीली उन्हें सप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, पिछड़े पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्रीज डाल देती है ताकि उन रीजन का भी डेवलपमेंट हो। तो इस तरह से भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो। लेकिन एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, तो जब इंडस्ट्रीज़ नए नए टेक्नोलॉजी बनाएगी, नई नई चीज़ें बनाएगी, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबमर्सिबल पंप्स, इक्विपमेंट्स, तो इससे क्या होगा, इन लोगों ने बना लिया तो ये किस सेक्टर को दे देगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे ये लोग, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब भी बनाते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एग्रीकल्चर में। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे इकोनॉमी को कैसे मजबूत बनाता है, बिल्कुल बनाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ही वो सेक्टर है जो ये सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कि स्टील, आयरन, सीमेंट, और इन्हीं सब के हेल्प से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना पाते हैं, रोड्स बना पाते हैं, ब्रिजेस बना पाते हैं। इसके अलावा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही होते हैं जो बस बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, रेलवे की चीज़ें बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, कार बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी की भी चीज़ें जैसे राइफल्स, बुलेट, टैंक्स ये सब बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नया कल्चर आ रहा है, नए वैल्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंपटीशन, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, कोऑपरेशन कैसे करना है, ये सब स्किल लोगों में कैसे आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्प से ही आया। इसके अलावा सुपरस्टिशंस से कैसे लड़ना है, नैरो माइंडेड पीपल से कैसे लड़ना है, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर को किस तरह से कम किया जाए, ये सारी सीख भी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही मिली है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी बदलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखिए ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, टाइम टू टाइम ग्रो करता जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मोस्टली ये 3 बेसिस पे डिवाइड है। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ओनरशिप, तीसरा है प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज। सबसे पहला आता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्री जो फैमिली मेंबर्स मिल के रन करते हैं विथ सिंपल इक्विपमेंट्स, ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ नहीं करते। इसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी, मशीन और इन्वेस्टमेंट बहुत कम यूज़ करते हैं। उस इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़। एंड इन इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली बनाया क्या जाता है, खादी, पापड़, खाखरा, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, यही सब। नेक्स्ट इंडस्ट्री है टाइनी इंडस्ट्री। तो वो सारे इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है। इसके अलावा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं टाइनी इंडस्ट्रीज। अब ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज के पास कैपिटल तो कम होता है लेकिन वो लोग बहुत सारे लेबर्स को बुला लेते हैं काम करने के लिए और काम इजीली हो भी जाता है। तो टाइनी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल, लेदर, क्ले, एट्रेक्सा। देन आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो सारे इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम होता है। इसके अलावा जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगेन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यानी यहाँ पर भी कैपिटल कम होता है लेकिन बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, काम हो भी जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टूल्स एंड सिंपल कंज्यूमर गुड्स, यानी वो इंडस्ट्री जो एकदम सिंपल चीज़ें बनाती है या रिपेयर करने की चीज़ें बनाती है, वो सब। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो वो सारे इंडस्ट्रीज
जिनका इन्वेस्टमेंट मोर देन 5 करोड़ होता है लेकिन लेस देन 10 करोड़ होता है, और जो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि कुछ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी टेक्निक का यूज़ करती है? लेबर इंटेंसिव, यानी कि कैपिटल बहुत कम लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव मेथड का यूज़ करती है, यानी कि कैपिटल ज़्यादा होगा लेकिन लेबर्स कम होंगे। अब इन इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। लास्ट इंडस्ट्री है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो वो सारे इंडस्ट्री जिनका इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 करोड़ होता है और जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यानी यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लेबर्स बहुत कम होते हैं। इस इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है रेलवे की चीज़ें बनाने वाले इंडस्ट्री, बड़े बड़े व्हीकल्स बनाने वाले इंडस्ट्री, वो सब। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री का टाइप आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो उसमें पहला आता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो वो इंडस्ट्री जिनका ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में होता है उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि रेलवे, टेलीफोन, पोस्ट, वो सारा। सेकंड है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। तो देखिए अब ये क्या है, तो देखिए जब गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को चलाती है, वो ही खुद ऑब्जर्वेशन करती है, वो ही इनकम करती है, वो ही खर्चा करती है, तब उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। इसमें और ऊपर वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें भी एग्जाम्पल में आते हैं रेलवे, पोस्ट एट्सेट्रा। थर्ड आता है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो देखिए वो सारे बिजनेस यूनिट्स जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है, यानी कि वो उनका होता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? एक पर्टिकुलर कॉरपोरेशन करता है। लेकिन हाँ, वो कॉरपोरेशन उसके रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन। एग्जाम्पल में अपना LIC आ जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो देखिए वो यूनिट्स जिन्हें गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, वहाँ के सारे कानून भी गवर्नमेंट ही बनाता है, और जब उन कंपनियों को कैपिटल की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट ही इशू करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इन कंपनीज को हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन इन कंपनी को डायरेक्ट गवर्नमेंट ही नहीं देख रेख करता है। इसके एग्जाम्पल में आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि BHEL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्री जिन्हें ओन प्लस मैनेज प्राइवेट सेक्टर करती है उन्हें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनियां कार बनाती है, टीवी बनाती है, शूज़ बनाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री दोनों अलग अलग होते हैं। तो वो सारे यूनिट्स जिनमें गवर्नमेंट ने ओनरशिप किसी और इंडस्ट्री को दे दी है लेकिन उन यूनिट में 51% शेयर गवर्नमेंट का ही होता है, उसे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो GSPC। नेक्स्ट इंडस्ट्री आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। अब देखिए कुछ इंडस्ट्री ऐसे भी होती है जो सिर्फ इसलिए चलाई जाती है ताकि दूसरों का भला हो सके, यानी कि स्मॉल ओनर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सबको फ़ायदा पहुँचे, इसलिए ये टाइप की इंडस्ट्री खोली जाती है और इन इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में आता है IIFCO एंड KRIBHCO। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट दो इंडस्ट्री आते हैं। पहला है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो वो सारे इंडस्ट्री जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स बनाती है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जैसे कि जो इंडस्ट्री घी बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, सॉप बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, वो सारे इंडस्ट्री, क्योंकि वो उनके कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं डायरेक्टली। सेकंड आता है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। तो वो सारे इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन तो करती है लेकिन सिर्फ आधा, यानी कि वहाँ से गुड्स निकलने के बाद किसी और इंडस्ट्री में जाएगा और वहाँ उस पर और भी कुछ वो लोग करेंगे प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल आप देखिए समझ आएगा आपको, जैसे कि धागे वाली इंडस्ट्री या स्टील या आयरन। देखिए जो आयरन इंडस्ट्री होती है या जो स्टील इंडस्ट्री होती है
वो लोग स्टील बना देते हैं, आयरन बना देते हैं, लेकिन फिर से वो स्टील या आयरन किसी और इंडस्ट्री में जाता है और उनका सामान बनाया जाता है। इसीलिए इस इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज। होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।